जो आरपीएम लेवल है वो 6,500 तक रहता है और जो ओवरऑल जो इंजन परफॉर्मेंस है वो 8,500 तक आ सकती है। तो अगर 6th गियर होती तो बाइक की टॉप स्पीड कम से कम 145 तक आराम से जा सकती। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैंने एक अपना यूट्यूब पे पोस्ट डाला था कि किसी भी भाई को कोई क्वेश्चन आंसर्स हो हमारी बाइक से रिलेटेड, जो कि है ये टीवीएस रॉनिन। तो वो कम्युनिटी पोस्ट मैंने एक डाला था और काफ़ी लोगों के उसके अंदर क्वेश्चंस आए हैं। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग रहेगी। और आज हमारे साथ ये दो भाई है, एक वरुण जिनके पास है रॉनिन और एक ये योगेश भाई है, इनके पास भी है रॉनिन। आपके पास, इनके पास है बेस मॉडल, नहीं मेरे पास है बेस मॉडल जो खड़ी है बीच में, इनके पास है मिड वाला मॉडल जो सबसे लास्ट में खड़ी हुई है, और योगेश भाई के पास है टॉप मॉडल जो ये आप लोगों को दिख रही है। और वाइज़र वगैरह लगा रखा है इन्होंने अपना, काफ़ी मतलब जितना भी काम करा रखा है ना सारा, वो ऑफिशियल टीवीएस की जो वो आती थी एसेसरी सारी वही लगा रखी है। बाहर का आफ्टर मार्केट मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। बाकी एक काफ़ी बढ़िया इन्होंने एक ये लगा रखा है मोबाइल होल्डर, जो कि आफ्टर मार्केट है लेकिन एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम सेंटर में इसकी प्लेसमेंट है। और एक वो भी था ना आपका चार्जर, कौन सा दिखा रहे थे आप? चार्जर तो मैंने खुद बनाया था। हाँ, तो ये वैसे बाय प्रोफेशन है कि ये एलजी में इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है इन्होंने। तो इन्होंने यहाँ पे खुद का अपना चार्जर बना रखा है। तो ये काफ़ी मतलब वाइज़र के पीछे छुप जाता है तो काफ़ी बढ़िया है। और ये 36 वॉट का इसका आउटपुट आता है, जो कि टीवीएस के ऑफिशियल जो चार्जर है उससे काफ़ी बढ़िया है। वो 10 वॉट का सिर्फ आउटपुट देता है, 36 वॉट का देता है, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी क्वेश्चन आंसर्स की, जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं मेरे यूट्यूब हैंडल पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, जो कि है भरत कुमार का। उन्होंने लिखा है, हाय ब्रो, हाउ डज द रॉनिन फील्स आफ्टर 80 किलोमीटर पर आवर इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन? हैव यू एवर फेल्ट द एब्सेंस ऑफ 6th गियर? Cause I felt it during test ride. Please explain its NVS level as well. तो भाई कौन आंसर करना चाहेगा? दोनों ही बता दो। आपने खैर काफ़ी कम चलाई है हाई स्पीड पे, फिर भी आप दोनों ही बताओ कि कैसा आप लोगों को लगता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। इसमें तो ठीक है, बाइक में ख्याल से बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, 80 तक ठीक है। मेरा ज़्यादा नहीं वाइब्रेट नहीं होता। जैसे मेरा जनरली लंबे राइड्स होते हैं, तो नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा जाना, तो एक दिन का 80-90 किलोमीटर हो जाता है। मैक्सिमम 100 के ऊपर ही चलती है, ट्रिपल डी जिसमें चलती है। मेरे को वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं लगता है। हाँ मतलब 110 के बाद वाइब्रेशन फील होंगे। अच्छा, 100 तक कोई फील नहीं होता। सही है। और आप बताओ वरुण भाई, कोई वाइब्रेशन वगैरह लगती है? 100 तक तो मैं अभी चला गया हूँ, अभी तक वाइब्रेट तो नहीं हुआ है। बट हाँ, जैसे 6th गियर का है, हाँ, तो वो फील कभी कभार लगता है, क्योंकि अपन जब क्या कहते हैं इसको खींचते हैं ना, जैसे मैंने इसकी टॉप स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर तक खींच रखी है, तो इसका जो आरपीएम लेवल है वो 6,500 तक रहता है और जो ओवरऑल जो इंजन परफॉर्मेंस है वो 8,500 तक आ सकती है। तो अगर 6th गियर होती तो बाइक की टॉप स्पीड कम से कम 145 तक आराम से जा सकती थी। और उसके बाद एनवीएस लेवल की हम बात करें तो काफ़ी कम है, कोई इतना आती नहीं, ज़्यादा आवाज़ वगैरह नॉइज़ वगैरह इतनी कोई है नहीं इंजन से। काफ़ी साइलेंट इंजन है इसका, 225 सीसी का। और दूसरा हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो है फिल्म हब की तरफ से, और फिल्म हब जो भी है ये, और इन्होंने लिखा हुआ है, सर आई ब्रॉट दिस बाइक फ्यू डेज अगो, आई रोड इट 200 किलोमीटर्स एंड नाउ आई हैव टू गो माई विलेज फॉर 1 month. First service also not done. Going village in 5 days. So is there any issue if the bike will be off for 1 month? Please reply. तो इनका है कि भाई इन्होंने अपनी फर्स्ट सर्विस नहीं करवाई है, बाइक चला ली है 200 किलोमीटर और 1 महीने के लिए जा रहे हैं अपने विलेज, गांव जा रहे हैं, और बाइक 1 महीने के लिए बंद रहेगी। तो भाई मैं आपको बता दूं, बाइक के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फर्स्ट सर्विस आप करवाओ ना करवाओ सब एक बराबर है। सिर्फ अगर 1 महीने के लिए बाइक आपकी बंद रहने वाली है ना, तो आप इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेना, ताकि अगर जब आप वापस आओ तो बैटरी ड्रेन ना हो गई हो, बाइक आपकी आराम से चालू हो जाए। तो आप सिर्फ बैटरी के टर्मिनल्स रिमूव करके जाना, जिससे आपको कोई इशू ना आए बाद में। उसके बाद त्रिनानकुर नियोगी का क्वेश्चन आया है हमारे यूट्यूब पे कि डज द बाइक हैव ट्रैक्शन कंट्रोल? पेट्रोल भी फुल लेवल की चलती है, तो बाइक हैव ट्रैक्शन कंट्रोल? या ट्रैक्शन कंट्रोल की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होती है। हाँ, किसी भी बाइक के अंदर मिलता भी नहीं है, और 225 सीसी के इंजन में हमको ज़रूरत भी नहीं लगती इसकी। क्यों भाई?
ट्रैक्शन कंट्रोल यार, आपको जब एक्सेसिव पावर हो, ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जब आपका रियर जहाँ पे पावर ट्रांसफर हो रहा है व्हील में, वो स्किड मारने लग जाए, वो ट्रैक्शन नहीं दे पा रहा है आपको, तो वहाँ पे इंजन को कंट्रोल करके उसको ग्रिप प्रोवाइड करी जाती है। बिल्कुल। पर इतनी पावर होती नहीं है 600 सीसी नीचे बाइक्स में, जो कि वो ट्रैक्शन कंट्रोल की सही बात है, सही बात है। जैसे यामा में MT-15 हो गई, FZX आ गई, तो इनकी 150 सीसी का इंजन है, हाँ, उसके अंदर भी दे रखा है, कोई यूज है नहीं उसका, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। आप ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ट्रैक्शन कंट्रोल तब है कि जब आप एकदम से थ्रॉटल दो और पिछला जो आपका टायर है वो स्किड मारे, मतलब व्हील स्पिन हो एक तरीके से, तो वो 225 सीसी की बाइकों में नहीं हो सकता, इतनी पावर इनके अंदर नहीं होती, तो वो जरूरी भी नहीं है। थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट हो सकती है उसमें, मान लीजिए आइस पे स्किड में रहे या फिर रेत पे जा रही है तो, पर ऐसा ऑन डेली बेसिस पे उसका यूज नहीं है। उससे बेटर आप डुअल चैनल ABS पे फोकस करिए। सही बात है, वो आपका हमेशा काम आएगा डुअल चैनल। टॉप मॉडल पे फोकस कीजिए, टॉप मॉडल में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप डेली राइडर हैं और काफ़ी मतलब पॉपुलेटेड सिटी, आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो डुअल चैनल ABS पे फोकस कीजिए, क्योंकि ब्रेकिंग में काफ़ी हेल्प होती है डुअल चैनल ABS से। ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बाकी उसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है सतीश अंदानी जी ने, और उनका क्वेश्चन है, ब्रो व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम माइलेज वी कैन गेट डिपेंडिंग अपॉन राइडिंग कंडीशन, प्लीज़ कवर माई आंसर विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो भाई आप, हम तीनों में से सबसे कम माइलेज किसको मिल रही है? मेरे को मेरे को ये माइलेज दे रही है 20 किलोमीटर पर लीटर की, जो कि काफ़ी कम है। वो इसलिए क्योंकि मैं इसको चलाता काफ़ी हाई RPM तक खींचता हूँ मैं इसको, मोटा मोटा 8000 RPM तक मैं इसको रेव करता हूँ अच्छे से, उसके बाद गियर चेंज करता हूँ, तो मेरे को ये 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। सबसे ज़्यादा किसको देती है? वरुण। वरुण कितनी माइलेज मिल रही है? 45 की इनको माइलेज निकाल रही है। ये मिड वाला मॉडल है इनका, मिड वाला वेरिएंट है। तो 45 की माइलेज कैसे निकाल रहे हो यार आप? बहुत, एक तो कुत्तों की तरह भगाता नहीं मैं। हाँ, ठीक है, सही बात है, बहुत आराम से चलाता हूँ। हाँ, बाकी कुछ हो सकता है, निकल रही है बस, निकल रही है बस। टाइम से सर्विस करवाओ और क्या कहते हैं, नॉर्मल स्पीड्स पे गियर शिफ्टिंग करो, तो आपको भी ये 45 तक की माइलेज निकाल देती है। योगेश भाई आपकी कितनी दे रही है? मेरा जैसे मिक्स यूज होता है, सिटी यूज भी है, हाईवे यूज भी है, तो मेरे को 35 से अबव मिलता है, 35-38 के आसपास मिलता है। 35-38 की माइलेज इनको निकाल के दे रही है, बहुत बढ़िया बात है। 35-38 की एक टाइम पे मैंने भी निकाली है, फर्स्ट सर्विस से पहले, और फर्स्ट सर्विस के बाद मैंने इससे 48 की माइलेज भी निकाली हुई है। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो जाके चैनल पे चेक करना, उसके ऊपर मैंने डाल भी रखी है कि 48 की माइलेज रॉनिन मेरे को निकाल के दे रही है। तो माइलेज सब डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर कि आप कैसे चला रहे हो। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो हमको आया है इडियट OP से लेके, इडियट OP नाम का एक बंदा, उसने क्वेश्चन पूछा है, सर व्हाट इज़ द सीट लेंथ लाइक इन फीट। तो भाई हमने ऐसे तो नापी है नहीं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, हाथ मेरा कुछ ऐसा है, मैं आपको ऐसे नाप के दिखा देता हूँ, इतनी लंबी इसकी सीट है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी वेबसाइट पे दिख जाएगी, ये आधा ही आ रहा है हाथ इसके ऊपर, इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे दिख जाएगी कितने mm की सीट है इसकी, तो उससे आप लोग कंपेयर कर पाओगे कि क्या इसकी इंचेस में लेंथ है, क्या इसकी फीट्स में लेंथ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या मिलता है हमको, अगला क्वेश्चन आया है स्केच इट विद आकाश की तरफ से, जो कि है, इज़ इट कम्फर्टेबल फॉर द पिलियन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज चेन नॉइज, अ बिग इशू विद रॉनिन फॉर एवर और इट सबसाइड्स विद टाइम, प्लीज टेल व्हाट डू यू प्रेफर रॉनिन और हंटर, कंसिडर सेम प्राइस रेंज। तो भाई सबसे पहले बताओ इसके अंदर क्या कहते हैं, पिलियन बिठा के कौन कौन चलाता है बाइक? मैं तो देखो बिठाता नहीं, इसी वजह से मैंने सारी गार्ड भी रिमूव कर रखा है। मेरा मोस्टली पिलियन बैठता है, मोस्टली पिलियन बैठता है। तो कौन बैठता है पीछे? मम्मी पापा भाई बहन दोस्त लोग बैठते हैं, ठीक है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रिपल राइडिंग भी करता हूँ इस पे, ट्रिपल भी चल जाता है आराम से, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ पे एक बंदा बैठ जाता है, एक बंदा अपनी तशरीफ यहाँ टिका लेता है और 2 बंदे सीट पे, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट इसमें अपग्रेड प्लान है वो वही है, जो आपका थोड़ा सा जो बैक सपोर्ट होगा, बैक वजह से अगर आप कंफर्टेबल पिलियन राइड चाहते हैं तो एक बैक सपोर्ट जरूर लगा दें। सही बात है। तो बाकी सीट वाइज पिलियन को कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप इनिशियल पुश देते हैं तो अगर आप स्लोली उसको लेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो पिलियन कंफर्टेबल रहेगा। जैसे हम लोग ड्राइवर लोग जैसे नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, उस नॉर्मल स्टार्ट से अगर थोड़ा स्लो करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उस स्टार्ट पे पिलियन को बहुत झटका लगता है पीछे। सही बात है। तो वही है, आप लोग आराम से पिलियन के साथ चला सकते हो, और अगर भाई की तरह कोई हो
जिसके दोस्त वगैरह आराम से बैठना चाहते हैं तो 3 बंदे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बस 3 बंदे जब बैठता तो मैं आगे चिपक जाता हाँ, बिल्कुल ही। भाई बैठते टंकी के ऊपर, दूसरा बंदा सीट के ऊपर, तीसरा बंदा इसके ऊपर ग्रैब रेल के ऊपर। तो सिर्फ बीच वाले को बढ़िया सीट मिलती है, बाकी सब तो इधर उधर एडजस्ट हो रहे होते हो हैं। जाता है, कंफर्टेबल है, सस्पेंशन मजबूरी में आप लोग 3 बंदे ही बिठा सकते हो, बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ सही नहीं है, ट्रिपलिंग करना अलाउड नहीं है इंडिया में, तो आप लोग मत ही करना, वही मैं एडवाइस करूंगा। दूसरा इन्होंने पूछा चेन नॉइस का, चेन नॉइज आ रही है बाइक के अंदर कुछ? चेन नॉइज ऐसा ज़्यादा नहीं आती है। चेन नॉइज आपका तब आएगा, 1 मिनट अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे तो एक चीज़ है इसमें, हर रॉनिन में वो मिलेगा, इधर से अगर दिख पाएगा अगर तो। हाँ, एक ये प्लास्टिक का पार्ट टच हो रहा है इसके अंदर। प्लास्टिक का तो नहीं, यहाँ पे ये अगर मेरी उंगली दिख रही हो तो ये एक रबड़ गैस्केट होती है, रबड़ गैस्केट तो नहीं, एक रबड़ कंपोनेंट होता है, चेन क्लीनर होता है, इसमें लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ मैंने एक्सपोजर बढ़ा दिया। तो ये चीज जो है आपकी थोड़ी सी टच होती है इसके ऊपर, ताकि उससे फायदा ये रहता है कि चेन आपकी हमेशा क्लीन रहती है, कभी भी आपको चेन के ऊपर डस्ट नहीं मिलेगा, वो सारा डस्ट उसके ऊपर मिलेगा। तो सही बात है, सीधे सीधे उस पर प्रेशर वॉशर से हटा देते हैं। हाँ, तो एक रीजन, एक यही है रीजन आपका चेन नॉइस का, जो भाई ने बढ़िया से एक्सप्लेन किया। मेरे को भी इतने अच्छे से नहीं पता था कि चेन नॉइस का क्या मेन रीज़न है, तो भाई ने बढ़िया बता दिया कि इस वजह से होती है। तो इतनी कोई ऐसा कोई इरिटेट नहीं करती, और ना ही इसका कोई इंजन के ऊपर हार्म है। आपको लगता है कुछ? नहीं ठीक है, मतलब चेन नॉइस तो आती नहीं है, आती नहीं है। इन्होंने काफ़ी कम भी चलाई है अभी, वो हाई स्पीड पे आएगी, हाई स्पीड पे आएगी। और उसके बाद हंटर से कंपेयर इन्होंने करवाया है रॉनिन को कि अगर सेम प्राइस रेंज है तो हंटर लेनी चाहिए या रॉनिन लेनी चाहिए। आपने करी थी पहले वरुण भाई, आप बताओ। यार हंटर मेरे एक दोस्त के पास है। अच्छा, लुक वाइज तो मैं उसी को बोलूंगा, प्रेफर करूंगा। अच्छा, हंटर को। बाकी कंफर्टेबल नहीं है जैसे बताया। हाँ एकदम। तो भाई एक बार अभी हम बात कर रहे थे, एक बार एक्सप्लेन करना कैसे हमारा होता है। जनरली लंबे राइडर्स के लिए, मतलब जो जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, जैसे 5'8" या 5'9" से ऊपर है, तो उनको थोड़ा इशू आता है। जैसे कि आपकी वैसे क्या हाइट है? मेरी 5'10" है। 5'10" भाई की हाइट है, मेरे से भी लंबे हैं, 2-3 इंच लंबे हैं। तो आप अब देखो भाई की बात ध्यान से सुनो। रॉनिन पे आपका जो स्टांस आता है वो ऐसा आता है, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्टांस होता है, बिल्कुल लिटरली कंफर्टेबल। आप इस पे कितने भी घंटे चला सकते हो। सही बात है। हाईवे पर राइड से 5-6 घंटे आराम से कर सकते हो। प्रॉपर पोस्चर आता है इसके अंदर, सिटिंग पोस्चर आराम से हो सकती है। अब जो हंटर का आता है वो उसका ऐसा है, उसका जो ये है वो बहुत पीछे है। हाँ। और एक तो उसकी सीट भी थोड़ी पीछे से स्टार्ट होती है, तो सीट थोड़ी आगे से स्टार्ट होती है, टंकी उसकी लंबी है, तो पीछे ऐसा आता है, और हैंडल उसका बहुत नीचे है और आगे है, तो ऐसा अजीब सा ऑकवर्ड सा पोजीशन बनता है राइडिंग। सही बात है, काफी मतलब थोड़ा सा ना जैसे वो रेसिंग बाइक टाइप का होता है। हाँ, रेसिंग बाइक टाइप का, पर उसका ऐसा एर्गोनॉमिक्स रेसिंग के जैसे नहीं है। हाँ। और ना ही उसका वेट रेसिंग जैसा है। वेट भी काफी है, तो इस पोस्चर में उसका वेट कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। सही बात है, तो उस वजह से अगर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मेरे को। मैंने चलाई है, काफी चलाई है उसको भी। दूसरा मैं अगर आपको सिंपल सीधा बताऊं ना, हंटर से अगर हम कंपेयर करें रॉनिन को, तो स्टार्टिंग टू एंड तक मैं आपको सीधा यही बताऊंगा, वो बाइक बिक रही है क्योंकि उसके अंदर लगा हुआ है रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। इस वजह से, और सबसे सस्ती रॉयल एनफील्ड है वो। आप अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड जो आती है अपनी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड आती है किक स्टार्ट वाली, उससे भी सस्ती आपको हंटर मिल जाएगी रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो इसलिए लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ताकि उनको लगे कि हाँ, बोलने में लगे कि हाँ भाई हम रॉयल एनफील्ड चलाते हैं। बाकी बाइक के अंदर ना फीचर्स अच्छे हैं, ना उसकी इतनी क्वालिटी बढ़िया है जैसे आपको मीटियोर वगैरह की मिल जाएगी। 1 लाख रुपया महंगी बाइक है मीटियोर, अपना हंटर से 2,60,000 के करीब पड़ती है वो, 80-90 हज़ार महंगी है। तो उसके अंदर क्वालिटी भी फिर उसी हिसाब की मिलती है। हंटर में ना आपको ढंग की क्वालिटी मिलेगी, और भाई ने जैसे बता दिया कंफर्टेबल नहीं है वो बाइक, काफ़ी मतलब स्मॉल भी दिखती है इसके अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो। रॉनिन का जो टैंक है उस वजह से रॉनिन काफ़ी बल्कि साइज लगता है इसका, बल्कि डिज़ाइन है काफ़ी। हंटर लोग वो प्रेफर करते हैं जो अल्ट्रा हाई स्पीड भी जा सकते हैं। हाँ। मतलब जैसे एक्सेलरेशन में तो रॉनिन ही भागती है सीधा। सही बात है, पर हंटर आपको 120 के बाद आगे जाएगी। ये जैसे 125-130 पे एक्सेलरेशन इसका कम हो जाता है, 120 के बाद इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। सही बात हंटर में क्योंकि इसका वेट भी कम है और 350 सीसी का इंजन है, तो वो 135 तक जाती है। बट एक बात और भी है, ये हमको मिलता है 225 सीसी का इंजन, वो मिलता है 350 सीसी का इंजन। पावर इसके अंदर फिर भी ज्यादा है, पावर दोनों का इसमें 20.4 bhp मिलता है, उसके अंदर 20.1 bhp मिलता है। दोनों का लगभग सेम है पावर। सिर्फ उसके अंदर 350 सीसी का इंजन होने की वजह से आपको टॉर्क ज्यादा मिलता है। बाकी यार सब लोगों की अपनी अपनी मर्जी है, जिसको रॉयल एनफील्ड से मतलब है वो रॉयल एनफील्ड ले, जिसको फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए वो अपना टीवीएस रॉनिन ले। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या मिल जाता है हमको? अगला क्वेश्चन मिलता है भाई
कि अपना क्या कहते हैं ब्रो अपना भारत को माननी है, एक और हमको बोला है, क्वेश्चन बोला है, मतलब रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ रिमूव रियर मड गार्ड एंड मेक अ वीडियो ऑन इट। तो भारत भाई ने, मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरी पिछली 2-3 वीडियोस पे कमेंट कर रखा है कि ये जो पीछे मैंने एक आइडिया शेयर किया था आप लोगों से कि मैं यहाँ से पूरा इसका मड गार्ड कटवा के पूरा इसको स्क्रैम्बलर लुक दूंगा, तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को एग्जीक्यूट करो आगे। आपने बोल तो दिया, अब इसको आगे इम्प्लीमेंट भी करो। तो भाई उसके अंदर थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि बाइक का एक पूरा का पूरा पार्ट काटना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ये दोबारा वापस लग नहीं सकता। एक बार अगर कट गया तो फिर वो वेल्डिंग वगैरह होके ही लगेगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है। तो क्या कहते हो, करवाया जाए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बता रहा था, स्क्रैम्बलर बनाया जाए? ट्राई करने के लिए कर सकते हैं, बट मेरे को एज सच उसका कुछ लॉजिक नहीं लगता। हाँ, क्योंकि मड बहुत प्रोटेक्शन करता है वो चीज़। हाँ, जैसे हाँ, आप हाँ। हटा दोगे तो आपको उसके बाद हमको फिर यहाँ पे टायर हगर भी लगाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, अगर हम इसको पीछे से कटवाएंगे तो टायर भी थोड़ा सा हम साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद ये वाली चीज़ हमको दिक्कत देगी, इसको भी चेंज करवाना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, बाइक के लॉजिक मतलब अर्गोनॉमिक्स वगैरह को काफ़ी चेंज करना पड़ेगा। तो वो हम आगे ट्राई करेंगे फ्यूचर में, उसके अंदर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो भारत भाई आपकी रिक्वेस्ट भी जल्दी पूरी होगी, आप चिंता मत करो, आपके लिए भी बढ़िया वीडियो हम बना के लेके आएंगे। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। बेसिक जो लोगों के क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर कर दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।